खबरें दिखाता है, लोगों के हक की आवाज उठाता है और जब जी न्यूज पर खबर चलती है तो उसका असर भी होता है। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल में रविवार को बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे के बाद मॉल प्रशासन ने बेशर्मी की इंतहा की। उसने मॉल का संचालन जारी रखा। पुलिस प्रशासन ने लापरवाही दिखाई और मॉल को सील नहीं किया, लेकिन जी न्यूज ने इससे मुहिम बनाया और मॉल को सील करना पड़ा। दो मौत के बाद भी मॉल की लापरवाही, मौत का जख्म, रात भर चला जश्न। सी न्यूज ने खबर दिखाई, मौत का मॉल सील। अरे मेरे दौरे था जादू, अरे मेरे पास मिल जा मौत है, ओ भैया। इस मां की चीत्कार आपका कलेजा चीर देगी। मेरे वीरा मौत है, मिल जा। इस पिता की आंखों के आंसू आपको अंदर तक झकझोर देंगे। इस परिवार का चिराग मौत के मॉल का शिकार हो गया। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल में जिन दो लोगों की मौत छत से ग्रिल गिरने से हुई थी, उसमें से एक थे 35 साल के हरेंद्र भाटी। हरेंद्र भाटी गाजियाबाद के रहने वाले थे और उसी मॉल में उनकी एक दुकान भी थी, जिससे परिवार की रोजी रोटी चलती थी। हरेंद्र भाटी की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा जो मॉल में कमाने के लिए गया था, अब वो कभी नहीं लौट कर आएगा। भैया मेरा लाल लूट लिया, मैं कहा पूछो भैया, तुम वो है, मेरा लाल दे दो। वो पूछ लो मेरे के छोटे छोटे बालक है, इन बाप के रह गए। गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल हादसे में जान गंवाने वालों में शकील भी था। गाजियाबाद का शकील पेंटिंग का काम करता था, लेकिन रविवार को उनके परिवार में हमेशा के लिए स्याह रंग फैल गया। शकील की मौत के बाद परिवार के आंसू नहीं थम रहे हैं। छोटा सा बच्चा है उसका। कौन था परिवार में? निकाह हुआ था? हाँ, 1.5 साल का बच्चा ही है। बहू किसी हाल से है, और ऊपर टूटा फूटा मकान है उसका। पैसे के लिए बुलाया था। पैसे को तुम वहाँ दोगे पैसे जहाँ उल्टा सीधा काम चल रहा है आपका। तो पैसे के लिए बुलाया तो किसी ऑफिस में बिठा के पैसे देते या बाहर पैसे देते। रविवार सुबह मॉल में हादसा हुआ था। मॉल घूमने आए लोगों ने आंखों के सामने 2 लोगों की दर्दनाक मौत देखी थी। वहां के दुकानदारों ने अपने साथी को तड़पकर दम तोड़ते देखा था, लेकिन मॉल के संचालकों और प्रबंधकों को ये मौत मामूली लगी। सुबह हादसे के बावजूद मॉल को बंद नहीं किया गया। यहाँ तक कि मॉल प्रबंधकों ने हादसे वाली जगह की साफ सफाई करवा दी और सिर्फ दिखावे के लिए हादसे वाले कुछ हिस्से पर पर्दा लगा दिया। रात में भी मॉल में बने बार और रेस्टोरेंट में नाच गाना होता रहा। सी न्यूज ने रविवार रात ही मॉल प्रबंधकों की बेशर्मी के सबूत देश को दिखाए थे। ये एरिया है और कह सके मॉल इस समय बंद नहीं है। मॉल के अंदर उसके आसपास से आप रास्ता देख सकते हो। देखो यहाँ पे 3 लोग जा रहे हैं, यानी कह सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में लोग इस मॉल में घूमने के लिए आए हुए हैं। बस इस एरिया को ब्रेक किया हुआ है, बाकी पूरा एरिया खोल दिया गया है। इसके बराबर में एक 0 डिग्री एक रेस्टोरेंट बार है, यह भी ओपन है, मॉर्निंग से ही ओपन है। और सामने आपको दिखाऊंगा हीरा स्वीट्स है। हीरा स्वीट्स के अंदर भी लोग अपने परिवार के साथ में यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हुए हैं। कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मॉल को 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया गया है। सुबह एक बार फिर जी न्यूज की टीम गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल पहुंची तो उस वक्त भी मॉल खुला हुआ था। मॉल में मौजूद दुकानों में लोग काम कर रहे थे। हादसे वाली जगह के आसपास लोग आ जा रहे थे।
और इस मॉल में कई बड़े बड़े शोरूम हैं, मिठाइयों की दुकान है। वो सतत उसी वक्त चल रहा था जिस हादसे के वक्त यहाँ पर रोका नहीं गया। यहाँ पर देखिए ये मिठाई की दुकान है और ये अभी भी यहाँ पर खुला हुआ है। कानूनन इसे बंद कर देना चाहिए था क्योंकि लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लेकिन इस हिस्से को कॉर्डन ऑफ किया गया। परिवार वालों का आरोप है कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जो लोहे का हिस्सा हिल रहा था पहले से, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं मॉल प्रबंधन की तरफ से लापरवाही बरती गई। मॉल प्रबंधकों की बेशर्मी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को जी न्यूज ने मुहिम बनाया और हादसे के बावजूद मॉल खुले रहने की खबर देश को दिखाई। जी न्यूज की इन्हीं दोनों रिपोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की आंख खोली और सुबह पुलिस ने गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल को सील कर दिया। पुलिस ने आदेश दिया है कि जांच पूरी होने तक मॉल बंद रहेगा। इस दौरान मॉल में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी। सफायर मॉल में फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और फायर सेफ्टी के नियमों की जांच की। मॉल की लिफ्ट में सेफ्टी की भी जांच की गई। मॉल को भले ही सील कर दिया गया है और जांच का आदेश दे दिया गया है और यहां तक कि FIR भी हो गई है, लेकिन अब तक मॉल में हादसे को लेकर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हादसे में मारे गए हरेंद्र भाटी के पिता और परिवार के सदस्यों ने मॉल के बाहर प्रदर्शन किया। परिवार ने हरेंद्र भाटी की मौत को हादसा नहीं, हत्या करार दिया है और मॉल संचालकों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। हरेंद्र भाटी के हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल भेजो। ये हादसा नहीं, ये हत्या है। पुलिस हादसा घोषित कर रही है, ये हत्या है। अरे हत्या है तो जितने कैमरे लगे हैं ऊपर तक सब कैमरों की जांच की जाए। क्या कैमरे का कोई फुटेज अब तक आप लोग को दिखाने की कोशिश की गई है, दिखाया गया? क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ कई कैमरे भी लगे हुए हैं, क्या फुटेज दिखाया गया? फुटेज तो बहुत दूर की बात है। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि तुम्हारी FIR दर्ज कर ली गई है अब तक। जी न्यूज ने पीड़ित परिवार का पक्ष दिखाया तो मॉल प्रबंधकों को मृतकों के परिवार की सुध आई। अब मॉल प्रबंधक पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा और पीड़ित परिवारों को मदद देगा। मैनेजमेंट से बात करके जो भी होगा हम हर संभव उनकी सहायता करेंगे, हर सहयोग उनसे करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया, कल हम उनसे मिलेंगे, उसके बाद बात करते हैं। मॉल हो या बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डर पैसा कमाने के लिए महंगे दामों पर दुकानें, शोरूम या फिर घर बेचते हैं और सुरक्षा में लापरवाही बरतते हैं। जिस ब्लू सफायर मॉल में हादसा हुआ वहां एक छोटी सी दुकान की कीमत लाखों रुपए में है, लेकिन लाखों लगाने के बाद भी मॉल में मौत मिले तो इसे सिर्फ हादसा नहीं, हत्या ही कहा जाएगा। ग्रेटर नोएडा से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मॉल की खबर आज हमने अपनी पहली रिपोर्ट क्यों आपको दिखाई, क्योंकि मॉल अब आमतौर पर हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, खासकर बड़े शहरों और महानगरों में। देश में अभी कुल 271 मॉल ऑपरेशनल हैं। एक दिन में एक मॉल में औसतन 35,000 लोग जाते हैं और वीकेंड में यह आंकड़ा 40,000 से ज्यादा पहुंच जाता है। अगर पूरे देश की बात करें तो रोजाना करीब 90 लाख लोग मॉल जाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जहां रोजाना इतनी संख्या में लोग जाते हैं वहां सुरक्षा के इंतजाम तो जरूर होने चाहिए। देश में चुनावी मौसम चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस चुनावी मौसम में सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होने जा रहा है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सम्मान देने का ऐलान किया है। केजरीवाल सरकार ने अपने बजट में घोषणा की है कि दिल्ली की महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इसमें शर्त यह है कि महिला की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, दिल्ली का निवासी होना चाहिए, आयकर के दायरे में ना आती हो और सरकारी कर्मचारी भी ना हो। साथ ही सरकारी पेंशन स्कीम का लाभ अगर किसी महिला को पहले से मिल रहा है तो उन्हें भी सम्मान राशि नहीं मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां कांग्रेस की सरकार ने 18 साल से 80 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का ऐलान किया है। ये रुपए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे। तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। अब सवाल है कि महिला के आर्थिक सम्मान से 2024 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का काम क्या बनेगा। महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए केजरीवाल सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। इसका नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना होगी। इस क्रांतिकारी योजना के तहत 18 साल से ऊपर की हर महिला को
प्रति महीने 1000 रुपए की राशि मिलेगी। निम्नलिखित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। 1, जो अभी सरकार की किसी और पेंशन स्कीम का हिस्सा हैं। 2, जो स्वयं सरकारी कर्मचारी हों। या 3, जो इनकम टैक्स पेयर हो। स्कीम के लिए पात्र होने के लिए महिला का दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। और रण चुनावी है और जबान धारदार होती जा रही है। इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 पार ना करने देने के लिए अपनी जुबानी तरकश से व्यक्तिगत हमले बोल रहे हैं, तीखे बाण छोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं हमलों को ढाल बना पीएम मोदी ने भी हैट्रिक लगाने का मौका ढूंढ लिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं, देश भर में नफरत फैला रहे हो। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। पटना के गांधी मैदान से लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी की। अब लालू यादव के लिए ये बयान एक नहीं बल्कि कई मुश्किलें ले आया है। बीजेपी की युवा विंग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, ये तो ठीक है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के विवादित बयान को ढाल बनाकर ऐसा प्रहार किया है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन और एनडीए की चुनावी जंग और दिलचस्प हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की धरती से अपने चिर परिचित अंदाज में लालू यादव को करारा जवाब दे अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। लगे हाथ पूरी बीजेपी भी एक ही सुर में खुद को मोदी का परिवार बता रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर, पूरी बीजेपी एक परिवार बन मोदी के पीछे आ खड़ी हुई है। यानी 2024 के रण में इंडिया गठबंधन ने बैठे बिठाए बीजेपी को बड़ा चुनावी हथियार दे दिया है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। बीजेपी जहां मोदी के परिवार वाले बन एकजुट हो गई है, वहीं लालू यादव ने इंडिया गठबंधन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब ये पूरा देश मेरा परिवार है और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती। खास बात यह भी है कि लालू यादव ने मोदी के हिंदू होने पर भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सामने नई मुसीबत खड़ी की है। तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। एनडीए सरकार 400 पार। तो जहां एक तरफ मौसम बसंत का है, तो वहीं कांग्रेस में पतझड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया का नाम भी जुड़ गया है। कांग्रेस के लिए ये गुजरात में एक बड़ा झटका है। अर्जुन मोढवाडिया ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है और कहा है इस्तीफा देते हुए
कि वो कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना होने की वजह उन्होंने बताया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। मोडवाडिया पोरबंदर से विधायक हैं और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो पत्र लिखा उसमें राम मंदिर और असम का जिक्र कर अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात लिखी है। और अब आपको बताते हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों में ही कांग्रेस के कई नेता पतझड़ के पत्तों की तरह कांग्रेस से टूटकर अलग हो गए हैं। इनमें अशोक चौहान, प्रमोद कृष्णम, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, जयवीर शेरगिल, गुलाम नबी आजाद तो पहले से ही हैं और अब अर्जुन मोडवाडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको वो भी सुनाते हैं। जनता से विमुख पार्टी कैसी तरह हुई है, ये बात मैंने ओपनली जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जब इनविटेशन मिला तब मैंने ओपनली कहा था। मैंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात तो रखी थी, लेकिन उस समय तो ओपनली बात करके ये कहा था कि ये हमने जो जनता की आकांक्षा है, इच्छा है, उससे विरुद्ध का हमारा स्टैंड है। हम भी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बने और उस फैसले के बाद मंदिर बना था तो ये जनता की भावनाओं को आहट नहीं पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन उस समय भी ये बात नहीं मानी गई। और फाइनली उसके सिवा भी बहुत सारे इश्यूज थे। मैंने हर दफ़ा अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रहा। फाइनली मैं आज रेजिग्नेशन देकर मैं कांग्रेस के साथ जो मेरी जिम्मेदारियों से उससे मैं मुक्त हो रहा हूँ। पाकिस्तान में नई सरकार बनी है। नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज शपथ भी ले ली है, लेकिन पाकिस्तान में नया कुछ नहीं है क्योंकि शहबाज तो पाकिस्तानी फौज का ही मोहरा है और वही कर रहे हैं जो मुनीर चाहते हैं। फौजी सरकार के इशारे पर ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर एक बार फिर जहर उगला है, मगर उनका ये दाव उल्टा पड़ गया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सेना की खैरात पर दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ ने पहले ही दिन सेना के इशारों पर नाचना शुरू कर दिया। शहबाज ने सदन में शराफत का चोला उतारकर कश्मीर पर जहर उगला। कश्मीर राग पाकिस्तानी सेना का एजेंडा है, इसीलिए खिचड़ी सरकार के मुखिया और सेना के प्यादे शहबाज शरीफ भी वही बोल रहे हैं जो पाकिस्तानी फौज चाहती है। शहबाज शरीफ की सोच कटोरा लेकर भीख मांगने से ज्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए पीएम बनते ही कश्मीर राग के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी जनता का ध्यान बांटने की कोशिश की, मगर पीओके की आवाम ने शहबाज के झूठ की पोल खोल दी और आईना दिखा दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का झूठ चंद घंटों में ही बेनकाब हो गया, मगर उनके जहरीले इरादे कुछ और ही हैं। शहबाज शरीफ कंगाल पाकिस्तान को आजाद कश्मीर का ऐसा सपना दिखाया जो सपने में भी साकार नहीं हो सकता। कश्मीर की आजादी का प्रस्ताव लाने की मांग करने वाले शहबाज शायद ये भूल गए कि कश्मीर को लेकर पहले भी पाकिस्तान का झूठ दुनिया ने देखा है। ऐसे में अब कठपुतली सरकार में भी वो जो कह रहे हैं उसका कोई असर नहीं होने वाला। पाकिस्तान की सच्चाई यही है कि वो पूरी तरह कर्ज में डूबा है और उसके सामने भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह चौराहे पर खड़ा है, इसीलिए सेना के इशारे पर नई सरकार जनता को उलझाने के लिए नए तरीके से पुराने मुद्दे उछाल रही है। पाकिस्तान की सरकार कैसे चलेगी और कब तक चलेगी, इससे लेकर अभी से चर्चा होने लगी है। इसके साथ ही नई सरकार की सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि तमाम कोशिशों के बाद भी उसे चीन के अलावा किसी ने बधाई तक नहीं दी। पाकिस्तान अपनी सरकार के लिए बधाई की भीख मांग रहा है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि मुल्क कैसे चलेगा और ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस पाकिस्तान की दुनिया में कोई हैसियत नहीं, वो कश्मीर का राग अलाप रहा है। 300 अरब रुपए, यानी सेना जो धुन बजा रही है, शहबाज उसी पर नाच रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि कितने दिन तक वो कुर्सी पर रह पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।